हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास का पाठ 9 पढ़ेंगे। तो पाठ 9 है डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो पाठ को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आप बहुत ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। 2 फरवरी सन 1984 के बारे में यहाँ पर एक बात बताई गई है। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थीं, जिनमें से एक मैं थी। तो यहाँ पर एक टीचर जो है अपना माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में अनुभव साझा कर रही हैं। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थीं। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी, संकरे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर न जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? जी सर, यह कोई नई बात नहीं है। जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी, सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह सबको बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तो ये जो सभी क्वेश्चंस हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तो यदि आपने कभी पहाड़ देखे हैं, कहाँ देखे हैं और कब देखे हैं, तो आप यहाँ पर उस जगह का नाम लिखेंगे। तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो, कितना चल सकते हो? तो आप चल कर देख सकते हैं कि आप एक बार में पैदल कितनी दूर तक चल सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे। अब कल्पना करो, पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, चित्र बनाओ। तो अभी हमने पढ़ा था कि पहाड़ों के रास्ते कैसे कैसे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, पथरीले होते हैं। तो आप जो है इन सभी इस तरीके के रास्तों का एक चित्र बनाएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, तो ये सभी जो है किसकी जिम्मेदारी थी? ग्रुप लीडर की। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो ना चल पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में ही अलग है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या फिर मजा। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोनदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। अब यह क्वेश्चन है, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? तो जो ग्रुप लीडर होता है उसकी जिम्मेदारियां कैसी होती हैं? उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही कठिन होती हैं। अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो यदि आपको ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो कैसा लगेगा? तो ये जो है खुशी की बात होगी। यदि किसी को भी किसी भी कैंप का लीडर चुना जाता है तो बहुत ही खुशी की बात होगी। कार्य करने का हौसला और क्षमता बढ़ेगी।
तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो सभी की कक्षा में मॉनिटर होंगे, तो उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं आप उन जिम्मेदारियों के बारे में लिखेंगे। जैसे कि कक्षा की साफ सफाई, कक्षा के लिए कूड़ेदान, चौक व अन्य जरूरी सामानों की व्यवस्था करना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं किसकी जिम्मेदारी होती हैं, मॉनिटर की। क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे और क्यों। तो यदि आप मॉनिटर बनना पसंद करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, और क्यों बनना पसंद करेंगे तो उसके बारे में भी लिखेंगे। अब यहाँ पर आगे है, जब नदी पार की। रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा सख्ती के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता। पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन यानी कि खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गया तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग, एक तरह का हुक होता है उसे स्लिंग कहते हैं, डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुई जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता न था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्सी से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें अब मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी से बाहर निकलकर ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसके बारे में अपने परिवारजनों से, अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। जैसे कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि मोटी रस्सी, कुल्हाड़ी, हुक, छड़ी आदि। अब क्वेश्चन है, रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है कहाँ। तो यदि आपने रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते हुए देखा है तो आप उस स्थान का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि रस्सी और हुक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसी भी सामान को ऊपर या नीचे पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन है, पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और किन किन चीज़ों का कर सकते हैं, पिट ऑन यानी कि खूंटे, स्लिंग, मोटी रस्सी, इन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है। तो क्यों होती है, पहाड़ी रास्ता जो है वो कैसा होता है, बहुत ही कठिन होता है। उसकी चढ़ाई बहुत कठिन होती है, जहाँ पर चढ़ने के लिए हमें बहुत ही अपने साहस की, अपनी शक्ति की बहुत आवश्यकता पड़ती है। क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है क्या। तो यदि आपने किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है। यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ, उसे अपने शब्दों में लिखो भी। तो आप अपने हिम्मत भरे काम के बारे में अपने सहपाठियों के साथ बातचीत करेंगे और उसे अपने शब्दों में लिखेंगे। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। कहाँ पर, टेकला गांव। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक की शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर इट मीन्स जैकेट,
सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान। पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको, यानी कि सीधे चढ़ना था। मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। अब यहाँ क्वेश्चंस हैं। क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? कैसा लगा? तो यदि आप कभी पेड़ पर चढ़े हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे। वैसे पेड़ पर चढ़ना कैसा लगता है? पेड़ पर चढ़ने में बहुत आनंद आता है। पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? क्या कभी गिरे भी? तो आप बताएंगे कि पेड़ पर चढ़ने पर आपको कैसा लगा। आप जब पेड़ पर चढ़ रहे थे तो आपको डर लगा या खुशी हुई? तो आप उसके बारे में लिखेंगे। यदि आप पेड़ से कभी गिरे हैं तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर लिखेंगे। क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? तो यदि आपने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में या फिर दीवार पर चढ़ने में क्या अंतर होता है? तो दीवार पर चढ़ने में और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में क्या अंतर होता है? दीवारें जो हैं वो सीधी होती हैं, बिल्कुल समतल होती हैं, जबकि जो चट्टानें होती हैं वो तिरछी होती हैं, ऊबड़ खाबड़ होती हैं, जिनमें खांचे बने होते हैं, यानी कि बीच बीच में जगह होती है। और इन्हीं खांचों की यानी कि इस जगह की सहायता से ऊपर चढ़ा जाता है। एक मज़ेदार घटना। शाम हो चली थी। खोंदोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। मेरे देखते ही देखते वह कटीली तारें पार कर एक बगीचे में घुस गई। वहां से वह 2 पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खोंदोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोंदोनबी बीच में मिजो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ ना आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिया। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने जोर जोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियाँ बजने लगीं। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खोंदोनबी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मिजो भाषा में जोर जोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई। अब यह क्वेश्चन है कि तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम लोग क्या करते हो? तो बच्चों, यदि आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी भाषा तुम्हें या तुम्हारी भाषा उसे समझ में नहीं आती, तो आप जो भी करते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि जब हमें किसी की भाषा समझ में नहीं आती है तो क्या करते हैं, हम हाव भाव और संकेत का यूज़ करके अपनी बात को समझाते हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी इसी तरीके से हमें अपनी बात को समझाता है। क्या कभी तुम भी रास्ते भूले हो? तब तुमने क्या किया है? तो यदि आप कभी रास्ता भूले हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि आपने तब क्या किया। खोंदोनबी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया होगा? तो क्यों गाया होगा? क्योंकि खोंदोनबी जो है अपनी आवाज़ और गीत को अपने जो ग्रुप के लोग थे उन तक पहुंचाना चाहती होगी, ताकि वो उन्हें ढूंढ सकें। क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? तो यदि आपने देखा है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि डर को भगाने के लिए लोग जो है क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग जो है डर में क्या करते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं। तो यदि आप भी कभी डरे हैं तो आपने उस स्थिति में क्या किया है, आप अपनी उस स्थिति के बारे में लिखेंगे।
करके देखो, बिना बात किए अपने दोस्त से किताब या कुछ चीज़ मांगो। इसी तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। तो ये सभी बच्चे अपनी कक्षा में करेंगे। एक खास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेड़ू पाको बारा मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेंगी। कैंप। अब हम लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली शीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती थी और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाढ़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी कि इसमें सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह उठे तो बर्फ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई की कतरों की तरह थी बर्फ। वाह देखो, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे घास पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गईं। हम छड़ी के सहारे पैर जमा जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोलों से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर यानी कि आग जलाने की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी? तो क्यों खोदी गई होगी? तो पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली इसलिए खोदी गई होगी क्योंकि जिससे पहाड़ी जीव जंतु या फिर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो टेंट में ना घुस सकें। पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है, क्यों? तो पर्वतारोहण की तरह अन्य ऐसे कौन कौन से काम हैं? जैसे कि ऐसे कुछ काम हैं: ऊंचाई से कूदना यानी कि जंपिंग करना, पहाड़ी नदियों में नाव चलाना, ग्लाइडिंग या गर्म गुब्बारे से सैर करना। ये ऐसे काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी काम कैसे होते हैं? जोखिम भरे होते हैं। कल्पना करो और लिखो, तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है? क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या करने को मन कर रहा है? तो यदि आप कभी पहाड़ पर हों तो आपको वहाँ कैसा लगेगा? तो पहाड़ पर चढ़कर कैसा लगता है? बहुत खुशी का अनुभव होता है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं। कुछ बर्फ़ से ढके हुए बर्फीले पहाड़ होते हैं, घाटियाँ होती हैं, उनमें पेड़ होते हैं और नदियाँ होती हैं। अब यहाँ पर है खेल खेल में। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर। घास में कुछ नहीं और भी बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगीं। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। एक धमाका। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे
रात को धड़ 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 की आवाज़ के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आईं। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम है जिसका सागरमाथा, पर कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर दो लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़े और रस्सी से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सोचो बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा। तो बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा? क्योंकि वह अपने देश का सम्मान करती थी। बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा अपने देश के प्रति सम्मान को दिखाने के लिए गाड़ा होगा। झंडा कब कब फहराते हैं? तो कब कब फहराते हैं झंडा? हम राष्ट्रीय पर्वों जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस होते हैं उन पर फहराते हैं। क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है? कहाँ? तो यदि आपने अन्य देशों के झंडों को देखा है तो आप जो है उस जगह का नाम लिखेंगे। अब 6 या 8 बच्चों के समूह में बंट जाओ। अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिजाइन बनाओ। झंडे का डिजाइन तुमने क्यों चुना? तो आप इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे बच्चों का, 6 और 8 बच्चों का, और किसी भी झंडे का डिजाइन बनाएंगे। आपने इस डिजाइन को क्यों चुना है उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर है हम क्या समझे। लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? तो क्यों जाते हैं? लोग जो है साहसी और रोमांचक कार्य करके खुशी का अनुभव करते हैं, इसीलिए वो एडवेंचर पर जाते हैं। कोई तो उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते तो क्या तैयारी करते, अपने साथ क्या क्या ले जाते, अपने शब्दों में लिखो। तो आपको जो है उदाहरण देकर समझाना है कि पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण या एडवेंचर भरा क्यों हो सकता है। क्योंकि जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वो जोखिमों से भरे होते हैं। वहाँ का रास्ता जो है बहुत ही पथरीला होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, नदियाँ होती हैं रास्ते में, जंगल जिनमें जंगली जानवर रहते हैं। तो ये जो है क्या होता है, चुनौती भरा कार्य होता है। तो ये था आपका पाठ। आई होप आपको ये पाठ अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।